सुचित्रा जी ने अपनी बेटी मोना की शादी अक्षय के साथ करवा दी। अक्षय काफी समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छी खासी नौकरी भी करता था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुचित्रा जी अपनी बेटी को बार बार कुछ न कुछ सलाह देती ही रहती थी और मोना भी अपने ससुराल की हर छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बता देती थी। सुचित्रा जी के पति यानी कि मोना के पापा महेश जी ने कई बार माँ और बेटी को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन दोनों को बात समझ में आती ही नहीं थी। देख मोना, वैसे तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपना घर संभालना है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना बेटा, अपने घर में अपनी जगह बना कर रखना। अब कहना क्या चाहती हैं मॉम? देखो बेटा, तुम्हारे पति अक्षय का एक बड़ा भाई भी है और तुम्हारी जेठानी भी। सारा दिन तुम्हें काम में लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब मन करे तब काम करो, बाकी वक्त आराम। समझ गई ना? हाँ मॉम, ठीक कहती हैं आप। कुछ दिनों के बाद मोना अपनी माँ सुचित्रा को फोन करती है। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे फोन किया? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना मॉम, मेरी जेठानी प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे तो लगता है कि काम का सारा भार मेरे ऊपर ही आने वाला है। पागल हो गई हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ, कल को तुम प्रेग्नेंट होगी तो क्या वो सारा काम करेगी? लेकिन मॉम मैं क्या करूं, काम करने से मना भी तो नहीं कर सकती ना। अरे थोड़े दिन तबीयत खराब होने का बहाना लगा ले, बिस्तर पर आराम कर और कुछ दिन यहाँ आ जाना अपने मायके में। बस ऐसे ही वक्त निकल जाएगा। ठीक है मॉम, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करती हूँ मैं। मोना के ससुराल में। मोना बहू, तुम तो जानती हो तुम्हारी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। थोड़े दिन की बात है, तुम जरा घर का काम संभाल लेना। हाँ, क्या बताऊँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। 2 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। अरे मोना, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अक्षय, कैसी बात करते हो? जब परेशानी होगी तभी तो बताऊंगी ना मैं। अब कोई बात नहीं मोना, ज्यादा काम ना सही, कम से कम मेरे लिए लंच तो बना देना, क्योंकि आज भाभी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मम्मी जी देखिए ना, घर में कितना काम हो गया है, मुझसे ये सब नहीं होता। आप खाना बनाने के लिए एक कुक लगवा दो ना। अरे लेकिन बेटा, मैं भी तो काम में तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना। मम्मी जी मैंने कहा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मोना, मैं कुक के हाथ का खाना नहीं खा सकता। मोना नाराज होकर अक्षय के लिए खाना बना देती है और फिर शाम को अपनी माँ को फोन करती है। मॉम, आपने कहा था कि तबीयत खराब होने का बहाना कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, सही तो कहा था। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बताऊँ मॉम, मैंने अपनी सास को बोला था एक खाना बनाने वाली लगवा लो, लेकिन अक्षय ने मेरी एक नहीं चलने दी। एक काम कर बेटा, कुछ दिनों के लिए मायके आने की जिद पकड़ ले, फिर देखती हूँ कैसे दामाद जी खाना बनाने वाली नहीं लगवाते। और फिर शाम को, मम्मी जी अक्षय, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। मोना, ये क्या जिद लगा रखी है? वैसे तो तुम कभी मायके जाती नहीं, तुम्हें पता है ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी से सारा काम नहीं होता। अरे कुछ दिनों की तो बात है। ये क्या बात हुई? मैं क्या काम करने वाली नौकरानी हूँ जो तुम्हारे घर में रहकर काम करूंगी? अरे बेटा, इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? तुम्हें अपने पति के लिए खाना बनाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना, उसी के ही काम करने हैं। मुझे मेरी मॉम ने बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने मायके जाकर ही रहूंगी। आपको जो करना है वो कर लो। मोना जिद करके अपने मायके आ जाती है। मोना की इस जिद के आगे अक्षय और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मोना के मायके में। मोना बेटा, अब तुम्हें ससुराल जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। दामाद जी परेशान हो रहे होंगे, ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा होगा। अरे अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हैं आप? मेरी बेटी क्या कोई खाना बनाने वाली है? सुचित्रा, कैसी बात कर रही हो? अक्षय उसका पति है, वो अगर उसका काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? लेकिन पापा, मैंने शादी काम करने के लिए थोड़ी ना की है। बेटा, अभी तुम्हारी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है, इस समय तुम्हें अपने परिवार का साथ देना चाहिए। अरे रहने दीजिए, जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसमें मेरी बेटी क्या करेगी?
कुछ दिनों के बाद मोना वापस अपने ससुराल लौट आती है। बहू, तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अक्षय तुम्हारे जाने के बाद बहुत परेशान हो रहा था। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया मेरे जाने से? अब क्या बताऊं बेटा, उसकी जॉब में थोड़ी परेशानी आ गई है। अभी नई जॉब ढूंढ रहा है, तुम जरा उससे बात करके देखना। शाम के वक्त अक्षय, मम्मी जी बता रही थी कि आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ। क्या बताऊं मोना, मेरी पुरानी नौकरी तो लगभग चली ही गई है। पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा कैसे काम चलेगा। तो आप नई नौकरी ढूंढ लो ना। वही तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं नई नौकरी मिलने में अभी कितना वक्त लगेगा। अगले दिन सुबह के वक्त मोना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर मोना सबसे पहले अपनी माँ को फोन करके बताती है। मॉम मुबारक हो, अब नानी बनने वाली हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तेरी जेठानी तो प्रेग्नेंट है ही, अब तू भी प्रेग्नेंट। वो काम नहीं करती ना बेटा, तू भी बिस्तर से हिलना मत। सही कहती है मॉम, अब मैं पूरा आराम करूंगी। शाबाश, ससुराल वालों को परेशान करने का मौका छोड़ना मत। वैसे मॉम, आपको एक बात और बतानी थी। आप जानती है अक्षय की नौकरी चली गई है, 2 महीने से सैलरी भी नहीं आई। हे भगवान, बेटा अब तुझे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा ध्यान का क्या मतलब है मॉम? आप क्या कहना चाहती हैं? देख, अभी तेरे पति की नौकरी चली गई है और तेरी जेठानी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो तुझे तेरे हक के लिए लड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सास सब कुछ उस बच्चे के ऊपर ही लुटा दे। लेकिन मॉम, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू अपनी सास से जाकर कह कि अपनी आधी प्रॉपर्टी वो तुझे दे दे। मेरा मतलब बंटवारा कर दे दोनों भाइयों में। दोनों को अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। ठीक है मॉम, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर अगले दिन मोना अपनी सास के पास जाती है। अरे आओ आओ बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत कैसी होगी मम्मी जी, मेरे पति की तो नौकरी ही चली गई है। आपका बेटा तो बेरोजगार हो गया है, पता नहीं अब क्या होगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, आज नहीं तो कल नई नौकरी मिल ही जाएगी। मोना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में नई नौकरी मेरे हाथ में आ जाएगी। देखिए मम्मी जी, मेरा और अक्षय का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन अक्षय को तो बिल्कुल परवाह नहीं। अब कुछ दिन, पता नहीं वो महीने भी हो सकते हैं, तब तक तनख्वाह नहीं आएगी तो खर्चा कैसे चलेगा? अरे बेटा, खर्चे के लिए तो मैं हूं ना। इतना पैसा तो है मेरे पास कि तुम दोनों का ख्याल रख सकूं। वो बात सही है मम्मी जी, लेकिन जिठानी जी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसलिए मैं चाहती थी कि आप प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें। नहीं बेटा, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता। मोना, तुम पागल हो गई हो क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? मैं अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कह रही हूँ। कल को जिठानी जी का बच्चा आएगा, उनके पति की इतनी अच्छी नौकरी है, मम्मी जी तो उठाकर सारी प्रॉपर्टी उनको दे देंगी, फिर हमारा क्या होगा? ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? अक्षय भी मेरा बेटा है और अक्षय का बड़ा भाई भी। देखिए मम्मी जी, अगर आपने आधी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बच्चे के नाम नहीं की तो मैं इस बच्चे को लेकर इस घर से कहीं चली जाऊंगी। अक्षय बेटा, तुम अपनी बीवी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अक्षय मोना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोना जिद पर अड़ जाती है। परेशान होकर अक्षय मोना के पापा महेश जी से मिलने के लिए जाता है। देखिए ना पापा जी, मोना कितनी अजीब सी जीत करके बैठी है। कहती है उसे आधी प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन मम्मी इतनी जल्दी घर में बंटवारा नहीं करना चाहती। सही कहते हो बेटा, इतने जल्दी बंटवारा होना भी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता मोना इतनी जिद क्यों कर रही है। पापा जी, आप ही उसे समझाइए ना, आपकी बेटी है, आपके कहने से जल्दी समझ जाएगी। दामाद जी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अक्षय के जाने के बाद सुचित्रा, सुना तुमने? तुम्हारी बेटी अपने ससुराल में जिद करके बैठी है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है। अरे तो इसमें गलत क्या है? बच्चे को जन्म देने वाली है वो, ऊपर से दामाद जी की नौकरी चली गई है, सिक्योरिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना। लेकिन सुचित्रा, नौकरी तो 1-2 महीने में वापस लग भी जाएगी। इस तरह घर के बंटवारे की जिद करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आप तो कुछ भी नहीं समझते। कल को उसकी जेठानी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो मेरी बेटी तो ऐसी ही रह जाएगी ना।
अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि हमारे बेटे के दिमाग में ये फिजूल की बातें किसने डाली हैं। देखो सुचित्रा, अब भी समझ जा, इस तरह बेटे के ससुराल के मामलों में दखलंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। इसे दखलंदाजी नहीं कहते, अपनी बेटी की फिक्र करना कहते हैं। आपको तो कोई परवाह नहीं। सुचित्रा महेश की कोई बात नहीं मानती तो महेश अक्षय को फोन करके कहता है, देखो अक्षय बेटा, मैंने तो हर तरह से कोशिश करके देख ली। अब मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। अपने घर जाओ और मोना से कहो कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो तुम उसे घर से बाहर निकाल दोगे। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मोना मेरी पत्नी है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। मैं इस हालत में उसे ऐसा नहीं कह सकता। देखो बेटा, मैं भी मोना का बाप हूँ, एक बार मेरी बात मान कर तो देखो, सारा मसला यहीं हल हो जाएगा। ठीक है पापा, जैसा आप सही समझे। अक्षय जैसे ही घर पहुंचता है, मोना फिर से प्रॉपर्टी के बंटवारे की जिद करती है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। प्रॉपर्टी को लेकर मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मम्मी जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मोना, मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। ठीक है, फिर मैं ये घर छोड़कर अपने पापा के घर चली जाऊंगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हारा बैग पहले से ही पैक करके रखा है, तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। मोना नाराज होकर अपने मायके पहुंचती है। अरे मोना, तुम यहाँ और ये इतना सारा सामान लेकर? अरे भाई, परमानेंट यहाँ रहने का इरादा है क्या? मॉम, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। अरे लेकिन अपना ससुराल छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? छोड़कर नहीं आती तो क्या करती? आपने तो कहा था अपने बच्चे के हक के लिए लड़ना, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांगना। जब मैंने प्रॉपर्टी मांगी तो अक्षय ने मुझसे कहा कि मैं उसका घर छोड़कर चली जाऊं। अरे पागल हो गई है क्या? शादी के बाद पति का घर ही तो लड़की का घर होता है। क्या हुआ सुचित्रा, अब अपनी बेटी का साथ नहीं दोगी तुम? अरे पूरी दुनिया में, समाज में बदनामी होगी। शादीशुदा लड़की अपने मायके में बैठी है। जाओ, अपने ससुराल जाओ। मैं ही पागल थी, आपकी बातों में आकर अपना घर छोड़कर आ गई। मुझे आपकी उंगलियों पर नाचना ही नहीं चाहिए था, आपकी उल्टी सीधी सलाह माननी ही नहीं चाहिए थी। एक तो मेरा ससुराल छूट गया और ऊपर से उन लोगों के सामने मेरी इमेज खराब हो गई, वो अलग। कोमल और अनूप पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। जहां अनूप करोड़ों कमाता था, वहीं कोमल अनूप के पैसों को उड़ाती थी। अनूप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उनके बिना उसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे माली के बिना बाग। माँ उसके लिए भगवान और पिता उसका मंदिर थे। एक रोज अनूप कोमल से कहता है, मेरे पापा को अब बहू की जरूरत है जो उनके घर में बेटी की तरह रह सके। दीदी की शादी के बाद घर खाली खाली सा हो गया है। अब हम दोनों को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। क्या? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों को बहू नहीं, काम वाली चाहिए। मैंने सोचा था कि जिंदगी भर मैं और तुम अकेले रहेंगे, जिंदगी एंजॉय करेंगे, प्राइवेट टाइम शेयर करेंगे। इन बूढ़े बूढ़ियों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सेटल इन फॉरेन। मुझे हाई सोसाइटी चाहिए। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। व्हाट? मैं अपने माँ पापा को छोड़ दूं? ऐसा तो ना आज हो सकता है ना कल। मुझे लगा था कि तुम इस घर में आओगी तो मेरा घर रोशन हो जाएगा। क्या पता था कि तुम मेरे घर में अंधेरा करना चाहती हो। उदास होकर अनूप वहां से चला जाता है। वो पूरी तरह बिखर जाता है। रात को पूरे नशे में अनूप जब अपने घर आता है तो उसे ऐसी हालत में देखकर उसके माँ बाप इसका कारण पूछते हैं और वो नशे में सब कुछ बता देता है। इधर कोमल अपनी माँ से कहती है, मम्मा आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अनूप की माँ तो पुजारन है, ऐसे पंडितों के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। यस माय डॉटर। और अब अगर अनूप या उसके घर वाले तुम्हें शादी के लिए मनाने आए तो अपनी बात पर अड़ी रहना और अनूप से ये भी कह देना कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे बिना बताए अपनी बहनों को पैसे दे दे और तुझे इसकी भनक तक ना लगे। हाँ माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उधर अनूप की ऐसी हालत देखकर सरला कोमल को फोन करती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोमल मानने को तैयार ही नहीं होती।
कोमल की शादी एनआरआई अनुभव से तय हो जाती है और जब ये खबर अनूप को मिलती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू एक बार जाकर कोमल से बात कर ले। वो यही चाहती है ना कि मैं और तेरे पापा तुझसे अलग हो जाएं, तो अलग हो जाएंगे बेटा। अरे ये कैसी बात कर रही हो माँ तुम? क्या मैं तुमसे दूर होकर रह पाऊंगा? अरे मेरे बच्चे, दूर कहाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। बस रहेंगे अलग अलग, तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब तू जा और मेरी बहू को घर ले आ। अनूप कोमल के घर उससे मिलने जाता है और आंचल उससे कहती है, मेरी बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती। उसकी शादी एक बहुत रईस घर में तय हो गई है, उसे परेशान करना छोड़ दो। आंटी जी बस एक बार उससे मिल लूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अनूप जबरदस्ती कोमल के कमरे में चला जाता है और कोमल अनूप को एक तमाचा लगा देती है। मुझसे दूर रहो। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी पुरानी है तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। आई हेट यू। जिंदगी भर इसी जगह पड़े रहोगे तुम। मैं तो चली फॉरेन। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो। इतने वक्त तक का रिश्ता एक चुटकी में खत्म कर दिया तुमने। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोमल अनूप को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती है और अनूप खुद को नशे में डुबा लेता है। इधर कोमल अनुभव से शादी करके यूएस से शिफ्ट हो जाती है। कोमल की जिंदगी वैसे ही चलने लगती है जैसा उसने सोचा था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अनुभव का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। ये क्या है अनुभव? मेरे होते हुए तुम किसी और को डेट कर रहे हो? तो क्या हुआ? इट्स नॉर्मल यहाँ के लिए, ये आम बात है। इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुमसे पहले भी मेरी लाइफ में 10 थी और तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ में 20 आएंगी। तुमसे मेरा मन भर गया है वैसे भी। पड़ी रहो एक कोने में। ये सब सुनकर कोमल को अनूप की याद आने लगती है और वो आंचल को कॉल करके सब कुछ बताती है। बेटा ये सब छोड़ और किसी भी तरह अनुभव की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की सोच। कल रात को जैसे ही वो आए उसे इतना पिला दे कि उसे होश ही ना रहे और प्रॉपर्टी के पेपर पर उसकी सिग्नेचर ले ले। मम्मा, यहाँ मेरा घर टूट रहा है और अब भी आप यही सोच रही हैं। ओह माय डॉटर, तुम समझ नहीं रही हो। जब सारे पैसे तुम्हारे होंगे तो अनुभव जाएगा कहाँ? आखिर में उसे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा ना बेटा। वाह मम्मा, यू आर रियली जीनियस। दूसरी ओर अनूप के घर वाले उसे डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं। धीरे धीरे अनूप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। इधर आंचल के बताए हिसाब से कोमल अनुभव से पेपर साइन करवाने लगती है और अनुभव को पता चल जाता है। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे स्टूपिड से झांसे में मैं फंस जाऊंगा? निकलो मेरी जिंदगी से। डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी? Just go to hell। रो रो कर कोमल आंचल को सारी बात बताती है। आंचल कोमल के पास चली जाती है और अनुभव को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनुभव कोमल को तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देता है। कोमल आंचल के साथ उसके घर चली आती है। उसे अब ये एहसास होने लगता है कि वक्त ने उसके साथ वही किया जो उसने किसी समय अनूप के साथ किया था। उसे अनूप से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन आंचल उसे कहती है, माफी किस बात की बेटा? मेरी बेटी माफी मांगेगी और वो भी उससे? कभी नहीं। वो तो तेरे प्यार में पागल है। उसे तो अपनी जिंदगी में जब चाहे वापस ला सकती है और बाद में उसके माँ बाप को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकना। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सारी बातें अनूप सुन लेता है, जो कि अपनी शादी का कार्ड कोमल की माँ को देने आया था। ये सुनकर अनूप उल्टे पांव वापस चला जाता है और जब अगले दिन कोमल अनूप के घर आती है, अनूप, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं ना आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और इसीलिए तो मैंने अनुभव को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही थी। तुम आज भी नहीं बदली कोमल। तुम्हारे जैसी मक्कार लड़की मैंने नहीं देखी। मैं कल तुम्हारे यहाँ कार्ड देने आया था और मैंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ दिनों बाद अनूप की शादी हो जाती है और कोमल की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। मम्मा,
मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। कोमल पागल हो जाती है और अनूप अपनी जिंदगी अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी बिताने लगता है। अरे घर में राशन खत्म हो रहा है, बड़ी मार्केट से जाकर ले आ। उधर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पास में से खरीद लो ना। अरे वहाँ सस्ता मिलेगा। और स्कूटी से वहाँ जाने में जो पेट्रोल लगेगा वो पूरे महीने के राशन से महंगा पड़ेगा। अरे पेट्रोल तो बेटा कुछ दिनों में सुनार की दुकान पर इतनी इतनी सी बोतल में बिकेगा। कमाई बढ़ नहीं रही और महंगाई घट नहीं रही। पारुल मिडिल क्लास फैमिली की घर में एक अकेली कमाने वाली लड़की है जो दिन रात एक करके अलग अलग कामों के जरिए घर का खर्चा चला रही है। लेकिन महंगाई की चलते कहीं ना कहीं कमी होती ही रहती है। एक सुबह पारुल ऑफिस जाने के लिए जैसे ही स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसमें पेट्रोल ही नहीं है। कल ही तो आधी सैलरी देकर टंकी फुल करवाई थी। रात से सुबह होने तक पेट्रोल सूख तो नहीं सकता। मतलब हमारे एरिया में चोरी? वाह भाई, यहाँ पेट्रोल के लिए किडनी बेच दे और लोगों को चोरी करते हुए लीटर भर की शर्म नहीं आती। चोरी के गुस्से में तिल मिलाई पारुल उस समय तो ऑफिस चली जाती है, लेकिन शाम को घर वापस आते ही मोहल्ले की मीटिंग बुला लेती है। अरे क्या हुआ पारुल, अचानक ये मीटिंग क्यों बुलाई है? क्योंकि यहाँ मेरी स्कूटी में से पेट्रोल की चोरी हुई है। सीरियसली? तुमने हमें यहाँ सिर्फ थोड़ा पेट्रोल चोरी होने के लिए बुलाया? वैसे तुम्हारे अलावा बाकी किसी के घर में तो चोरी हुई नहीं। तो अपनी गरीबी को चोरी का नाम देकर अटेंशन मत लो। इसी के साथ सब उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं और उसी रात पड़ोस के घर से भी पेट्रोल चोरी हो जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं जिसमें पेट्रोल चोरी के केस बढ़ते चले जाते हैं, जिसके लिए एक और मीटिंग बिठाई जाती है। अरे इतना नुकसान तो घर का सोना चोरी होने से नहीं होता जितना मेरा पिछले कुछ समय में पेट्रोल चोरी से हो गया। आपके पास तो बहुत अमीरी है, फिर भी पेट्रोल जैसे बहाने से अटेंशन लेना चाहती हैं। अगली बार प्लीज किसी जरूरी टॉपिक के लिए ही मीटिंग बुलाना। वैसे हर रात पेट्रोल चोरी होता है, लेकिन सुबह तुम बहुत आराम से स्कूटी ले जाती हो, ये कैसे? क्योंकि मेरे पास दिमाग है। ऐसा बोलकर पारुल चली जाती है। मोहल्ले में पेट्रोल चोरी का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। कुछ समय के बाद पारुल की मम्मी उसकी शादी करण के साथ पक्की कर देती है और देखते ही देखते उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें ठीक से बात करने तक का समय नहीं मिला। तुम जॉब क्या करती हो? एक हो तो बताओ ना। घर खर्च पूरा करने के लिए मल्टीटास्किंग करती हूँ, लेकिन रियलिटी में अकाउंटेंट हूँ। वैसे मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी और वहाँ की पूरी सैलरी मम्मी को ही दूंगी। अरे डोंट वरी, यहाँ कोई पैसों का लालची नहीं है। हमारे अपने 2 पेट्रोल पंप है और भगवान की दुआ से किसी चीज की कमी नहीं है। पति की बात पर मुस्कुराती पारुल अपने काम में लग जाती है। वो अपनी शादी और ससुराल में बहुत खुश होती है। शादी के कुछ महीनों बाद पारुल अपनी मम्मी के घर आती है। अरे तू अचानक यहाँ कैसे? क्यों, मैं अपनी मम्मी से मिलने नहीं आ सकती? लेकिन आपको क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? अरे वही मोहल्ले में पेट्रोल चोरी, समझ में नहीं आता कब बंद होगा। मम्मी की बात से पारुल हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। पहले तो ज्यादा महंगाई और कम कमाई की वजह से मैंने इन अमीरों के घर में पेट्रोल चोरी करना शुरू किया था, लेकिन अब कौन हो सकता है? इसके आगे बिना कुछ बोले और सुने पारुल तुरंत वहाँ से निकलकर ससुराल वापस आ जाती है। मायके से इतनी जल्दी ससुराल वापस आने वाली तो शायद दुनिया की पहली बहू होगी। वो कुछ काम याद आ गया ना, दोबारा कभी चली जाऊंगी। ये कहकर पारुल अपने कमरे में चली जाती है और अब वो हर समय सिर्फ पेट्रोल चोर को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं पर उसे कहीं से कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वजह से लोग स्कूटर, बाइक या कार का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, जिससे करण का बिजनेस भी डाउन हो जाता है। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर ऐसे ही चोरी बढ़ती रही तो बचे कुचे लोग भी इस्तेमाल बंद कर देंगे। चोरी?
खिसकी? कहाँ? क्या बोल रही हो बहू, ठीक से बताओ। मम्मी के घर की तरफ पेट्रोल चोरी बंद ही नहीं हो रही है माँ जी, इसीलिए लोगों ने किसी भी व्हीकल में पेट्रोल भरवाना ही छोड़ दिया। इसका भी तो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है ना। महंगाई कम करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चोर को तो पकड़ सकते हैं। इससे एटलीस्ट तुम्हारे एरिया के लोग दोबारा गाड़ियों का इस्तेमाल तो शुरू कर दें। तीनों मिलकर चोर को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद पारुल तुरंत बैग पैक करके अपने घर पहुंच जाती है। तू दोबारा बिना कुछ बताए आ गई? अरे सच बता पारुल, ससुराल में सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? अरे जब मर्जी आ, पर अचानक ऐसे झटके मत दे, इन्फॉर्म कर दिया कर। मम्मी की बात को इग्नोर करते हुए पारुल कमरे में चली जाती है। अब वहां रहते हुए पारुल हर जरिए से चोर के बारे में पता करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। एक रात दोनों पति पत्नी फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी ये तो जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मुश्किल निकला। चोर बहुत शातिर लगता है। इस पर और ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। अभी मम्मी सो गई होंगी, कल सुबह उनसे बात करके वापस आ जाऊंगी। पारुल और करण बात कर ही रहे होते हैं कि पारुल को घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो फोन काट के कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी मम्मी कहीं बाहर जा रही है। बेटी चुपचाप अपनी माँ का पीछा करने लगती है और उन्हें लोगों के घर से पेट्रोल चोरी करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी ये सब आखिर क्यों कर रही है? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अब पारुल तुरंत अपनी मम्मी को लेकर घर वापस आती है और उसी समय फोन करके सास और करण को भी अपने घर बुला लेती है। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो रात के इस समय हमें यहाँ बुलाया? चोर तो मिल गया और आप दोनों को उसी से मिलाना है। मम्मी, आप कुछ आगे बोलना चाहेंगी? अब वो पेट्रोल चोर वो मैं ही हूँ जी। मतलब आप चोर? क्यों मम्मी जी, कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी से पहले बढ़ती महंगाई और कम सैलरी की वजह से मैंने एक बोझ कम करने के लिए पेट्रोल चोरी करना शुरू किया, जिसके बारे में मुझे शादी के वक्त पता चला। पहले से ही एरिया वालों को पारुल पर शक होता था और शादी के बाद अचानक सब बंद होने से कहीं वो शक यकीन में ना बदल जाए और वो इसे अरेस्ट ना करा दे, इसलिए मैंने चोरी शुरू कर दी। पर अब मुझे इन सब से बाहर निकलना है। पारुल और उसकी मम्मी की बात सुन बाकी दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर उनकी मदद करने और गलती सुधारने के लिए वो उसी रात सबके घरों से चुराया पेट्रोल वापस रख देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल होते ही करण पारुल की मम्मी को भी साथ रहने के लिए अपने घर ले आता है।